Let's start the class of the day, and the topic is what? The topic is what? You please go to the board. This is what the chapter 4, section 18 to 30 Indian Partnership Act, and the topic is relations of partners to third party. Relations of the partners to third party. So basically what we are going to deal with, that the relation between whom? Partners on the one hand. Suppose there are partners A, B and C. So partners on one hand, and they are dealing with the third parties, suppose D, E, F. So they are dealing with D, they are dealing with E, and they are dealing with F. So in this chapter, that is chapter 4th, dealing with section 18 to 30, this chapter deals with the relations of the partners. यानी पार्टनर्स का संबंध कैसे होगा, किससे होगा? टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि आउटर वर्ल्ड. इफ द पार्टनर्स आर ए, बी, सी एंड दीज आर थर्ड पार्टीज डी, ई, एफ, देन व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप? ये देखिए आप, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ. इनके मध्य क्या रिश्ता होगा, क्या संबंध होंगे? और रिलेशंस का मतलब है यहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज से है. तो बेसिकली दिस इज डीलिंग विद व्हाट? ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है. समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोग बैकग्राउंड में रखेंगे हम लोग 18 टू 30 का जो चैप्टर हुआ, दैट विल बी बेसिकली डीलिंग विद व्हाट? सपोज यू ऑल आर द पार्टनर्स एंड यू आर डीलिंग विद मी. तो आई एम थर्ड पार्टी फॉर यू, मैं हुआ आपके लिए थर्ड पार्टी, आप हुए पार्टनर्स. तो आपका मेरे से रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से मीन्स व्हाट आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स मी. आप सबकी मेरे प्रति क्या ड्यूटीज होंगी, क्या राइट्स होंगे, उसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 18 टू 30. एंड दैट इज व्हाट वी से रिलेशन बिटवीन दीज, इन दो पार्टीज के बीच में, यानी कि पार्टनर्स ऑन द वन हैंड एंड द अदर पार्टीज टू विद whom दे आर डीलिंग विद. दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टीज. एंड इसका एक ही नियम है, बस इसका एक ही सेक्शन है जो उसका आधार है, एंड वो है आपका सेक्शन 18. प्लीज गो टू दिस रिलेशन बिटवीन देम इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन सेक्शन 18. सेक्शन 18 है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट द रिलेशंस, कि भाई पार्टनर्स का बाहरी लोग जो हैं, जिनके साथ वो डीलिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ संबंध कैसा होगा. तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो आधार है सबका, वो कहाँ मिलेगा आपको? सेक्शन 18 में मिलेगा. आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम, उसका जो आधार है, उसका आधार क्या है? कुरान से ही सब कुछ निकलता है. ठीक है, कुरान इज द बेसिस ऑफ द इस्लाम. उसी तरीके से जो संबंध है पार्टनर्स का विद द थर्ड पार्टीज, उसका जो आधार है, जो बेस है, जो रिलेशनशिप का प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो कहां पर मिलता है हमें? दैट इज फाउंड इन सेक्शन 18. सो देयरफॉर नेवर फॉरगेट दिस सेक्शन 18. तो दिस इज द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स and the third parties. And you please go to section 18. This is section 18. Partner, section 18, partner to be the agent of the firm. Please see the heading itself. Partner to be the agent of the firm. It means suppose कीजिए these are the partners A, B, C and D. These are 4 partners. Fine. And this is what cumulatively they are called firm. So A is the agent of firm, means collectively A, B, C, D. तो ये जो firm है A, B, C, D की, A should be the agent of this as per the section 18. क्या कहता है section 18? समझिए इस बात को. What is this? Please go to the board and see this. A partner is an agent. The word is what? Agent of the firm. क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ? when we are talking that, when we देख सी फर्म को हमेशा ध्यान रखना,
फर्म क्या है? फर्म इज द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो एक वो जो पार्टनर है अपने साथी जितने भी हैं, जितने भी पार्टनर्स और हैं जिनके साथ वो व्यापार कर रहा है, उनका एजेंट होगा, उनका एजेंट होगा। एंड इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से आप ये कह सकते हैं कि जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन से? रिलेटिंग टू द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो संबंध है, तो जो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं, एजेंसी के जितने भी नियम हैं वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। और इसलिए हम कहते हैं दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट कैन कम इन योर प्रीलिम्स एज वेल। क्या? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो है इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो जो ये जो कानून है, कौन सा? प्रिंसिपल एजेंट का जो कानून है, जो एजेंसी का काम, म्यूचुअल एजेंसी से रिलेटेड जो लॉ है, उसी की ब्रांच है आपका लॉ ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर ये स्टेटमेंट आपसे फिल्म से पूछ लिया जाए कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि और स्टेटमेंट क्या होगा? लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज द ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, partially correct, partially incorrect, तो आंसर विल बी व्हाट? इट इज करेक्ट। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट, जो लीगल पॉइंट्स होते हैं, तो यू ऑलवेज कीप इन माइंड, इनको आप मेंस में भी यूज करना चाहिए आप लोगों ने, और याद भी रखना चाहिए। तो बेसिकली ये जो बात निकल करके आ रही है कि लॉ, ये जो एजेंट है, इस पहली लाइन से, बिकॉज ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। Suppose we are the partners, I am also the partner, you are also the partner of the same firm. Now I am your agent. It means what? Now our mutual relations जो है वो डिपेंडेंट करेंगे एजेंट और प्रिंसिपल के जितने भी नियम हैं, जितने भी लॉज हैं, that will be applicable between us, amongst us. प्रिंसिपल एजेंट, लॉ रिलेटेड टू दी प्रिंसिपल एजेंट के जितने भी नियम हैं हम पर लागू हो जाएंगे। तो प्लीज लेट मी नो, ये पहली लाइन आपको एजेंसी की, एजेंट मैंने बताया लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज द ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेसिकली वी हैव सीन इन दी, नाउ यू कम टू दी सेक्शन 4 एज वेल। सेक्शन 4, in that case also, this is the definition of the partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act. अभी हमने पढ़ा सेक्शन 18. Now I am taking you to the section 4 of the Indian Partnership Act. This is section 4. It says what? Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means जो section 14 है, section 4 है, section 4 defines what? Partnership. ये कहता है कि पार्टनरशिप वो रिलेशनशिप है जो वो लोग हैं जो इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वो बिजनेस करेंगे। तो फोकस एरिया आपका ये है, बिजनेस कैसे करेंगे? वो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। वो बिजनेस सभी के द्वारा किया जाएगा या कोई एक व्यक्ति भी कर रहा होगा इस बिजनेस को, एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि एक ही व्यक्ति 10 पार्टनर्स हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ दोस 10 पार्टनर्स 1 इज एक्टिंग फॉर ऑल, एक ही पार्टनर सभी के लिए एक्ट कर रहा हो। सही, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसी लाइन से हम कहते हैं कि दिस इज दी they act upon the principle of mutual agency. क्या कहते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो यू विल सी सेक्शन 18 ने भी वही बात कही है, एंड इससे पहले सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 18, यू कैन से लाइक दिस। कौन कौन सेक्शंस? सेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 18। सेक्शन 4 से आप उसका मीनिंग को डिराइव करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रेज, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इससे हमने कहा कि इसका मतलब ही है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब अगर हमारे लिए, आप सबके लिए मैं काम कर रहा हूं तो आई एम योर एजेंट, सबके लिए आप काम कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के एजेंट हो गए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, दिस इज द पार्टनर, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स आवर फर्म, ये हमारी फर्म है,
ये है हमारी फर्म एंड दीज डॉट्स डिपिक्ट्स पार्टनर्स। ये जितने भी डॉट्स हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि ये पार्टनर्स हैं। एंड नाउ दे आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। दे आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल, समझे, ये अलग अलग लोगों से डील कर रहे हैं। So when this fellow, this one is acting with this red dot, he is working for all, he is working for everyone, he is working for everyone, he is working for everyone. And same rule is with the regard, when he is working this strip, he is working for everyone, he is working for everyone. So in this case you will see all are working for each other, all are working for each other. And when we do such things, we are working in a mutual agency, we are the agent for each other, every partner is an agent for each other. And this line you will see is clearly mentioned in section 18 that a partner is the agent of the firm, सभी के लिए वो एजेंट है। So A is partner for BCD, B is partner for ACD, every partner is for agent for each other. तो प्लीज लेट मी नो सेक्शन 18 एंड सेक्शन 4 के साथ पढ़ करके अब आपको ये लाइन बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है और एजेंट ऑफ द फर्म का मतलब क्या है। तो इसी बात को एक जस्टिस स्टोरी हुए हैं, उन्होंने अपने वर्ड्स में क्या कहा है और ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का है जस्टिस स्टोरी का। इसी में से एक जस्टिस स्टोरी साहब ने इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए कुछ शब्द लिखे हैं, उनके शब्द को पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके कि हु सेड दिस, कई बार स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में आते हैं हु सेड दिस, और उसमें जस्टिस स्टोरी का नाम आएगा, ध्यान रखना, डोंट फॉरगेट हिज नेम एंड यू रीड हिज स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस? मिस्टर जस्टिस स्टोरी, उनकी किताब का नाम है स्टोरी ऑन पार्टनरशिप, ठीक। ही सेड व्हाट, वही बात कही है, लेकिन जो खास बात है जो आपको कैच करनी है, ए पार्टनर virtually embraces the character of both, character of both, please understand this, he virtually embraces the character of both a principal and agent। ये बात किसने कही है? जस्टिस स्टोरी ने कही है कि इसी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए जस्टिस स्टोरी ने कहा कि जो वस्तुतः जो एक पार्टनर है, जो भागीदार है, वो डबल कैरेक्टर में मिलेगा आपको। ही इज प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ बोथ, sometimes he is a principal and sometimes he is an agent also। ये क्या बात हुई? you see like this, you see the board, क्या मतलब है इस बात का? when he is saying कि character of both, क्या मतलब है इस बात का? character of both का मतलब क्या हुआ? suppose A, B, C and D, these are the partners and A is dealing with X, he is dealing with X, when A is dealing with X, then he is working as an agent of agent, A is agent of B, C and D। समझ में बात? when this A is dealing with X, then he is working as agent of B, C, D। but when B is working, B is dealing with Y, then A is the principal of A। इसको आप ऐसे देखिए, इस पेन पे यहां पर ये A, B, C, D, A is working with X, when he is working with X, then he is the agent for B, C, D। got it? So this is the one character. In this case, A is the agent of B and C, D because he is dealing with X। now suppose B is acting with Y, B is acting with Y, so B is the agent, B is the agent of A, C and D। इन बाकी सभी पार्टनर्स का वो एजेंट होगा वो, लेकिन इस केस में यहां पर ये जो ACD हैं, दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल, समझे? सो
ए सास भी कभी बहुती वाली बात आ गई। नाउ यहां पर क्या है, ए एजेंट है इस केस में, और यहां पर के केस में ए इज एक्टिंग एज द प्रिंसिपल। तो सेम पर्सन, सेम पार्टनर इज एम्ब्रेसिंग टू कैरेक्टर्स। समटाइम्स he is working as agent when he himself is at forefront work leading the firm, so he is working as agent, and when someone else is acting for him, then his character is of the principal. So sometimes he is principal, and sometimes he is an agent, and that is why Mr. Justice Story said that he virtually embraces the character of both. दोनों के ही करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कई बार वो, और एक है वो एजेंट का करेक्टर, और समटाइम्स ही प्लेज द करेक्टर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये लाइन किसने कही है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है, और इसी में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। दिस लाइन यू शुड यूज इन योर मेंस एग्जाम एज वेल। जब मेंस में आप लिखेंगे आंसर, तो आपको ये लाइन यूज करनी चाहिए। द एग्जामिनर विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स फॉर दिस, फॉर यूजिंग दिस। सो आई बिलीव कि बात समझ में आई होगी आपको। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, इफ वी से, तो ये बात हम लोग समझ गए है ना। इफ वी से कि दैट दे वर्क इन म्यूचुअल एजेंसी, फाइन, ये हम लोग बात समझ चुके हैं। दे वर्क इन म्यूचुअल एजेंसी, वी गॉट इट नाउ। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, what will be its effect, कि ठीक है मैं आपका एजेंट, तुम मेरे एजेंट, हम दोनों एक दूसरे के एजेंट, हम दोनों एक दूसरे प्रिंसिपल, ठीक है भाई है ना, वो सारी बातें ठीक हो गई अब सारी है, you got it. Now what will be the consequence, what will be the legal consequence of this, इसका लीगली असर क्या होगा। इसका लीगली असर ये होगा कि जब कोई एक व्यक्ति काम करेगा, एक्ट डन बाय एनी पार्टनर, यानी कि कोई एक भी व्यक्ति कार्य करेगा, दैट रेंडर्स द होल फर्म, पूरी की पूरी फर्म उसके प्रति उत्तरदायी हो जाती है। काम किसने किया, एक व्यक्ति ने किया। द एक्ट इज डन बाय एनी वन ऑफ देम। सपोज ABCD है, ABCD की जो हमारी फर्म है, एंड द एक्ट इज बीइंग डन बाय ए अलोन, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, ए व्यक्ति काम कर रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए पूरी की पूरी एंटायर ABCD की जो फर्म है, दैट एंटायर दैट एंटायर फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ ए का जो कार्य है, सही हो या गलत हो, उसका उत्तरदायित्व पूरी की पूरी फर्म को उठाना पड़ेगा। एंड दैट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लाइन। दिस इज व्हाट, this is the legal consequence of this line of section 18. This was the section 18, and this was the first line in this case. You should read this section like this: a partner is the agent of the firm. It means what? Whole firm will be liable for act of the partner. किसी एक पार्टनर के कार्य के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी है ना, कॉन्सिक्वेंस समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए आप, कि आप लोगों ने ये समझ लिया दे वर्क इन म्यूचुअल एजेंसी, यू अंडरस्टूड दैट दे ए पार्टनर एम्ब्रेसेस बोथ कैरेक्टर्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये समझ में आ गया आपको। उसकी लायबिलिटी का मीनिंग समझ में आ गया कि बीइंग एजेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, दे होल फर्म विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट दैट इज द पार्टनर, ये बात समझ में आ गया। नाउ देयर इज a restriction in the second line of the section 18. You please see this. You see this, for the purposes, he is agent, no problem in that. He is agent of the firm, no problem, but this line is very important, for the purpose of the business of the firm, for the purpose of the business of the firm, जो फर्म का बिजनेस है, उसके उद्देश्यों के लिए ओनली फिर वो ही इज एजेंट। इट मीन्स व्हाट, ही इज नॉट एजेंट फॉर एनी वर्क डन बाय हिम इन पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत स्तर पर उसके कार्यों के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल, फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द एक्ट्स डन फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को भी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, नेवर मेंशनिंग दिस लाइन
इन योर मेंस एग्जाम ओनली पहली लाइन पे मैंने देखा है दे स्टिक टू द वन लाइन के पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, बट सेकंड लाइन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट पर्पस ही इज फॉर द फर्म ऑफ द for the purpose of ये business of the firm. A partner is an agent, but this agency is only for the purposes of what? Business of the firm. इसका मतलब क्या हुआ? He can do what? He can enter into contracts. वो contract कर सकता है on behalf of the firm. He can purchase, he can sell goods, he can borrow money and do similar acts insofar as they are necessary for carrying on the business of the firm, and the whole firm will be bound by every such act. क्या मतलब हुआ कि as a partner he can do anything, he can enter into contracts. वो किसी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कुछ गुड्स को सेलिंग कर सकता है और कोई साइन किया गया, ही कैन बाई द गुड्स, वो क्वेश्चन बाई करके वो बोरो कर सकता है, और वो जितने भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? बिकॉज दीज आर नेसेसरी फॉर द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. अगर फर्म के बिजनेस के लिए जरूरी है, फर्म का जो व्यवसाय है उसके लिए जो भी जरूरी होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करना हो, चाहे वो बोरो करना हो मनी का, चाहे वो सेल परचेज करना हो, ही कैन डू दैट. और अगर जो भी करेगा, सपोज ही इज बोरोइंग मनी, देन द एंटायर फर्म विल बी बाउंड बाय हिज एक्ट. पूरी की पूरी फर्म जो उसने बोरो किया, मान लीजिए ही टुक द लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, देन द होल फर्म विल बी लायबल फॉर 10 लाख ऑफ लोन. वो इंडिविजुअल पार्टनर लायबल नहीं होगा, पूरी की पूरी फर्म की लायबिलिटी बनती है. सो सेल परचेज किया उसने, उसके लिए पूरी फर्म की लायबिलिटी होगी. कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसने तो फिर वही पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी. लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, मान लीजिए वो कुछ ऐसे काम करता है जिसे आप कह सकते हैं अनकनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म. इफ ही डज सो एनीथिंग, he does an act which is unconnected. The word is what? Unconnected with the business of the firm. For example, he purchases some material for construction but of his own building. He is borrowing money but for his daughter's marriage, अपने बेटी की शादी के लिए. In that case firm will not be bound. So when he is doing something unconnected with the firm will not be liable for that. The firm will be liable because only that whatever he is doing for the purpose of the business of the firm. And then agency की जो लाइन है, इसी के यही वैल्यू है, इसका यही लीगल कॉन्सिक्वेंस है जब हम पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. इस लाइन को अच्छी तरह देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो हम वी विल सी जो एक्ट वो कर रहा है, वॉट एवर एक्ट ही हैज डन, वेदर इट वॉज एनी हाउ कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट. इफ इट इज totally unconnected with the business of firm, then firm will not be liable. Firm will be liable only when he is doing something which is necessary for carrying on the business of the firm. तो प्लीज लेट मी नो ये आपको बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ है ना? ठीक है. तो when he is doing something unconnected, then at that time he is not the firm's agent for that purpose. जो रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है दैट इज नॉट देयर व्हेन ही इज डूइंग समथिंग अनकनेक्टेड. तो आई बिलीव कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 18 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 18. ये बेस है. इसके बारे में क्या बात कही थी मैंने? डोंट फॉरगेट दिस, इस लाइन को, ये लाइन मैंने शुरू में समझाई थी, अब शायद ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को. ये लाइन दोबारा पढ़िए आपको. The relation between the partners on the one hand and the third parties on the other is founded on the principle contained in 18. जो पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज के मध्य का जो रिश्ता है, जो पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसका आधार सेक्शन 18 में निहित सिद्धांत पर आधारित है. सही है? करेक्ट हिंदी? ओके. सो आई बिलीव यहीं से हमने शुरू किया था. सर्कल इज क्लोज. सेक्शन 18 का इतना एक्सप्लेनेशन, इतना कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरी पार्टनरशिप एक्ट में
अप्लाई होता ही रहता है, तो ये कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए। केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।